जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अहमद है और मैं न्यूरोलॉजी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बेसिकली आज मेरा जो टॉपिक था वो है पाकिस्तान में जो डिज़ीज़ कॉमन है, मैं ज़्यादा वही डिस्कस करता हूँ ताकि हमारी आम आवाम को बेसिक नॉलेज जो है वो उन तक पहुँच सके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फालिज स्ट्रोक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फालिज, आम जुबान में हम कहा जाता है। अब फालिज डिफरेंट जो है उनकी काइंड्स होती हैं, जिसमें एक ब्लॉकेज वाला होता है, दूसरा जिसमें हेमरेज वाला होता है, यानी शरेआन फट जाती है इसमें ब्लड की दिमाग में। तो आज हम इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करेंगे जो ब्लॉकेज वाला होता है। बेसिकली इसमें जो अंडरलाइंग रीजंस होती हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वजूहात क्या होती हैं, वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। वजूहात में सबसे पहले एक तो मेल सेक्स होता है, दूसरा स्मोकिंग होता है, हाइपरटेंशन होती है, डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर जिनको शुगर होती है वो पेशेंट्स होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनके रहते हैं, ठीक है, ओबीज होते हैं यानी कि मोटे होते हैं, फैट होते हैं। और आजकल के जो यंग जनरेशन में भी इतना कॉमन हो गया ये फालिज, क्योंकि आजकल हम जो है वो बिल्कुल बेड रिटर्न हो चुके हुए हैं, लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो चुका हुआ है, एक्टिव नहीं रहे हैं, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन के पेशेंट जल्दी यंग एज में बंदे जो हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं, उसकी वजह फिर आगे ये फालिज का बायस बन जाता है। दूसरा इसके बाद जो डिस्कशन आती है कि फालिज होता क्या है। ये फालिज होता है कि जब एक मुतासरा हिस्से को ब्लड नहीं पहुंचता, ब्लॉकेज आ जाती है इस केस में, तो वो उसकी वजह से अगले जब मुतासरा हिस्से को जो ब्लड की रवानगी नहीं होती है ना, तो वो जिस हिस्सा वो बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है वो बॉडी का हिस्सा वो मफलूज हो जाता है। जैसे कि आधा साइड मफलूज हो जाना, ठीक है, ज़ुबान बिल्कुल बंद हो जाना, मतलब बंदा बोल नहीं पाता, नज़र का ख़त्म हो सकती है, नज़र जा सकती है इसके बारे में इसमें। और दूसरा कि मुंह टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। और जो हमारी नर्व्स होती हैं जिनको हम नसें कहते हैं, वो उनकी कोई ब्लॉकेज, उनकी भी आगे से डिजीज़ उनकी भी बन सकती है, उनकी भी बीमारी सामने ज़ाहिर हो सकती है। जिस तरह मुँह का टेढ़ापन हो जाता है, ज़ुबान का टेढ़ापन हो जाता है, आँख का पर्दा गिर जाता है इसमें, ठीक है। तो ये अलामत होती हैं। रीज़न आपको मैंने नीचे बता दिए हैं पहले के रीज़न क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगली जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं आपको इसकी तशख़ीस कैसे होती है जी। सबसे पहले जब भी आपके घर में कोई भी इस तरह की अलामत के साथ कोई पेशेंट आता है या होता है ऐसा कोई फैमिली में आपके इर्द गिर्द, तो आपने कभी भी बगैर किसी डॉक्टर से रजू किए आपने कोई घर में कोई मेडिसिन नहीं देनी, ठीक है। और सबसे पहला इसमें टेस्ट हम जो भी करते हैं वो सीटी स्कैन होता है दिमाग का। सीटी स्कैन के बगैर हम आगे नहीं चल सकते, क्योंकि सीटी स्कैन ही हमें इसके बारे में बताता है कि ये आया कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक है यानी ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक है, या दूसरा जिसमें शरेआन फट जाती है वो वाला स्ट्रोक है। तो दोनों में जो ट्रीटमेंट का जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद में जब तशख़ीस हो जाती है कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक ही है और किस काइंड का है और किस उसमें जो मसला है वो आगे मज़ीद मसाइल क्या हो सकते हैं, वो हम पेशेंट को उसके डिस्कशन के बारे में सारा कुछ उसको समझाया जाता है। नेक्स्ट जो है उसमें हम पेशेंट की जो केयर होती है, नर्सिंग केयर, वो आपको बताते हैं कि नर्सिंग केयर में ट्रीटमेंट के लिहाज से सबसे पहले नर्सिंग केयर होती है कि पेशेंट को एनजी फीड दी जाती है, खुराक की नाली लगाई जाती है, उसके ज़रिए हम खाना देते हैं। और छोटे पेशाब की नाली लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट को फालिज की वजह से छोटे पेशाब का पता नहीं चल पाता, उसकी इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, मुख्तलिफ इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो उनसे रोकने के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी करनी होती हैं, उनका ध्यान ज़रूरी रखना होता है। उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट के ऊपर जो मेडिकली ट्रीटमेंट होती है उसमें हम टैबलेट डिस्पिन वगैरह देते हैं पेशेंट को, ताकि वो ब्लड थिन हो, पेशेंट की ब्लड की रवानगी हो, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना होता है, शुगर को कंट्रोल करना होता है। इन चीज़ों को करके फिर आपने अगले जो है वो नेक्स्ट प्लान के लिए पेशेंट को अपने फॉलोअप पे ज़रूर बुलाना होता है। और फिजियोथेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। जो पाला हिस्सा जो मफलूज हो चुका होता है उसका जो आउटकम होता है कि वो कब बेहतर होगा, अक्सर अटेंडेंट्स होते हैं वो यही पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब इसकी जो फालिज वाला हिस्सा है ये कब हरकत में आना शुरू होगा। तो उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट लोगों में डिफरेंट क्या कहते हैं ड्यूरेशंस होते हैं, दौरानियाँ होता है कि उसमें बेहतरी आती है। डिपेंड करता है कि शरेआन कितनी ब्लॉक हुई है और सेवेरिटी उसकी कितनी हो गई, कॉम्प्लिकेशन कितनी आ चुकी हुई है। तो उसके लिए हमेशा फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू रखना होता है। फिजियोथेरेपी ही है जो कि उसके मफलूज हिस्से को दोबारा से हरकत में लाने में मदद देती है। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर, ठीक है, उसकी हाइजीन और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका फॉलोअप, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो उसमें इलाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।